चलिए 2 और 3 दिसंबर का करंट अफेयर आज हम लोग देखने वाले हैं। जो टॉप करंट होंगे 2 और 3 दिसंबर के उसको देखेंगे। ये जो हमने सोर्स यूज किया है वो पीआईबी और गवर्नमेंट के जो अन्य वेबसाइट है उसके माध्यम से किया है। यूपीपीसीएस आरओ के लेटेस्ट ट्रेंड पे ये जो है करंट अफेयर बेस्ड होता है। बाकी अगर आपको मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाकर के एचएन अध्ययन के ऐप से हमारे मंथली चाहे करंट अफेयर के सेक्शन में चले जाइएगा या यूपीपीएससी वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो आपको ये करंट अफेयर का बैच जो है मिल जाएगा, जहां आपको 149 रुपये में आपकी परीक्षा तक 1 महीने का करंट अफेयर हर महीने एक पीडीएफ मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप में यूपीपीएससी वाले सेक्शन में जाएंगे तो ये करंट अफेयर का बैच जो है आपको मिल जाएगा। इसके डिटेल पे चले जाइएगा, यहाँ पर डेमो है। हर महीने आपको इस तरह का एक जो है प्रिंट माध्यम का पीडीएफ मिलेगा, जिससे आप जो है डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी हम आपको फ्री क्लासेस चाहिए जो मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ तो आप यूट्यूब पे जाइएगा, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मैंने आपको जो है मंथली करंट अफेयर हमारा चल ही रहा है, जिसमें मैंने आपका क्रॉनिकल का पार्ट 1 करा दिया, इसका पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी पीडीएफ जो है आपको पेड बैच में मिल जाएगी, बहुत मिनिमम शुल्क में 149 में आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। आपके परीक्षा तक पीडीएफ मिलती रहेगी। पीवाईक्यू बैच भी है, पीवाईक्यू बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन दोनों का कॉम्बो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 में दोनों का कॉम्बो भी आपको मिल जाता है। चलिए आज हम लोग अपने टॉप करंट अफेयर देखने वाले हैं जो आपके 2 और 3 दिसंबर के करंट पे बेस्ड होंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको हर क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का टाइम मिलेगा जिसमें आपको जवाब देना। ये करंट अफेयर आपको रोज सुबह 9 बजे मिला करेगी। ठीक है भाई, रोज सुबह आपको ये करंट अफेयर 9 बजे मिल जाया करेगी। 9 बजे आपको ये करंट जरूर देखा करिए। बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट में आप इस करंट अफेयर को देख लेंगे, बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा। 15-20 मिनट अगर आप डेली दे देंगे तो आपको अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, 9 AM टाइम नोट कर लिया करिए, सुबह 9 बजे आपको करंट मिल जाएगा। और जो हमारा मंथली करंट अफेयर होता है, मंथली जो करंट अफेयर होगा वो रात को 9 PM पे 2 से 3 पार्ट में मैं आपको पढ़ाता हूँ, 3 पार्ट में मैक्सिमम। ठीक है, आपको भी अक्टूबर का मैंने पढ़ा दिया है, उसका पार्ट 2 जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। चलिए पहला आपका सवाल सामने, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करिए। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए। ऑप्शन है आपका पहला, 2025 के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस की जो थीम है वो है आपका डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। The theme of World Computer Literacy Day 2025 is promoting literacy in the digital age. दूसरा विकल्प है आपके सामने, इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व ऑन 2 दिसंबर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व ऑन मेमोरी ऑफ द भोपाल गैस स्ट्रेटजी। 3 ऑप्शन है, तीनों में आपको सही जवाब बताना है। ठीक है, इसमें से कौन से कथन जो है वो सही, देखिए परीक्षा में भैया इस पे ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में आपको इस पे ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा गलत है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में इन कथनों को जो है वो गलत कर देते हैं। तो बताइए, ऑप्शन आपका केवल 1, 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3 और डी है 1, 2, 3। 3 आपके सामने ऑप्शन थे। चलिए देखते हैं इसका क्या सही जवाब है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। इसका हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय जो कंप्यूटर दिवस है, अंतरराष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता जो दिवस है वो हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में हो सकता है आपसे मैचिंग कराने के लिए पूछ लें, डायरेक्ट आपसे ना पूछें कि भैया कि कब मनाया जाता है, आपसे मैच करा लें कि भैया इंटरनेशनल जो कंप्यूटर लिटरेसी डेट है कब मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिन की शुरुआत भारतीय कंपनी NIIT ने 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में करी थी। ठीक है, 2005 के लिए जिसकी थीम थी वह है डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, इसको देख लीजिएगा। द थीम ऑफ द वर्ल्ड कंप्यूटर नेटवर्किंग डे फॉर 2025 इज प्रमोटिंग इनोवेशन इन द डिजिटल एज, यानी कि जो आपका ऑप्शन 1 था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, अगला क्या था, अंतरराष्ट्रीय दास्यता उन्मूलन दिवस, डे ऑफ एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, स्लेवरी जो है उसके बारे में आपको जो है बताया गया है कि ये जिसका जो वेन इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर और दिसंबर 2, ये भी हर साल 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इंटरनेशनल स्लेवरी डे हर साल ये भी आपका 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है और उसी दिन आपका कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया जाता है। तो दोनों भैया सेम ही डेट पे मनाए जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। By the United Nations General Assembly adopted a convention on the prevention of trafficking in human being and the exploitation of prostitution on December 2, 1949। ठीक है,
थीम क्या थी कि एक्नॉलेज द पास्ट, रिपेयर प्रेजेंट, बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस। ठीक है, ये इसका जो था वो थीम था, इसको भी देख लेंगे। चलिए अगला क्या है, अगला हमारा था राष्ट्रीय जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल डे है भैया, वो भी आपका 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था याद करिएगा, 1984 में जो 2 और 3 दिसंबर को आपका भोपाल में, भोपाल की जो गैस की त्रासदी होती है, जहां पे यूनियन कार्बाइड संयंत्र, यूनियन कार्बाइड के जो प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको याद रखेंगे, यूपी पीसीएस 2018 में ये पूछा गया है और कई बार यहां से सवाल आपके एग्जाम में बने हैं। तो जो आपके भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड की भैया रिसाव हुआ था, इसके कई जो है लगभग माना जाता है कि 20,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ठीक है, तो उसी के मेमोरी में 20 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। अगर इसकी थीम पूछे क्या थी, तो थीम थी भैया क्लीन एयर, ग्रीन अर्थ, स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। चलिए हिंदी में देखेंगे, स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम। एक काम क्या करिए आप लोग, थीम को हमेशा ना इंग्लिश में याद करने का प्रयास करा करिए। थीम को जब अगर आप इंग्लिश में याद करने का प्रयास करेंगे तो कभी भी परीक्षा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थीम को हमेशा इंग्लिश में याद करने का प्रयास करा करिए। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, हाल ही में किसने वायु सेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा DGINS के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कौन अज्यूम, इनमें से हु हैज रिसेंटली अज्यूम चार्ज एट डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी एट एयर फोर्स हेडक्वार्टर? ऑप्शन है आपके अमरप्रीत सिंह, नर्मदेश्वर तिवारी, सूरत सिंह या तेजवीर सिंह। ठीक है, 3 सेकंड के अंदर इसका जवाब दीजिए, फिर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ABCD में से कौन सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंसर डी, एयर मार्शल तेजवीर सिंह। कौन? एयर मार्शल तेजवीर सिंह ये 1 दिसंबर को वायुसेना मुख्यालय में महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा यानी कि DG आपका INS के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। ये अपने 37 साल इनके जॉब को हो गए। बांग्लादेश में हमारे एयर अटैची, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज, नई दिल्ली में वरिष्ठ स्टाफ और वायुसेना मुख्यालय में सहायक वायुसेना संचालन प्रमुख में इसमें कई लोग इसमें शामिल किए गए हैं। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज ब्रिटेन के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। तो भैया तेजवीर सिंह जो है ये आपके बने हैं DGINS में, इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके परीक्षा में सवाल कभी कभी डायरेक्ट बन जाता है या आपके परीक्षा में इसे तेजवीर सिंह का एक तरफ नाम लिखा रहेगा। ठीक है, और आपसे मैच करवाने के लिए पूछ लेगा भैया कि इनमें से ये किस पद पे जो है अभी ज्वाइन किया है। तो ऐसे जो है जो पर्सन इन न्यूज होते हैं वो कभी कभी चर्चा में पूछ लिए जाते हैं। अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार लिख लीजिएगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी का पेपर देने जा रहे हैं तो यहां से आपको सवाल मिल सकता है। काशी तमिल संगमम के रेफरेंस में बताइए कि कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काशी तमिल संगमम। ऑप्शन आपके सामने रखा गया है। ऑप्शन है आपका कि इसका जो 4th एडिशन है यानी कि इसका जो 4था संस्करण है काशी तमिल संगम 4.0 2 दिसंबर 2025 को काशी में शुरू हुआ। ठीक है, इसका जो विषय वस्तु है वो चलो तमिल सीखें, तमिल कर कलम है। ठीक है, इसका जो पहला संस्करण था वर्ष 2022 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। 3 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसको आप लोग फटाक से जवाब देने का प्रयास करिए। ठीक है भाई, तो आपके सामने 3 है ऑप्शन, तीनों जवाब देने का प्रयास करिए, क्या इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका A केवल 1 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3 और D 1 2 3। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। देखिए इसका जो सही जवाब है वो है आंसर B यानी केवल 2 और 3, यानी कि जो इसका पहला स्टेटमेंट है भैया वो गलत है। देखिए ये इसका 4था संस्करण है। ठीक है, ये बिल्कुल सही जवाब है और ये काशी में शुरू हुआ, ये गलत जवाब है। ये शुरू हुआ आपका तमिलनाडु से। अभी इसके बारे में हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। देखिए काशी तमिल संगम की बात करें तो भैया ये 2 दिसंबर को तेनकाशी तमिलनाडु से शुरू किया गया। देखिए एग्जाम में आपको कैसे एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलेगा, आपको लगेगा कि काशी तमिल संगम है तो काशी से इसकी शुरुआत की गई होगी। अगर आपने इसमें नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। ये तेनकाशी तमिलनाडु शुरू होगा
और 10 दिसंबर को वहां से चल करके बनारस यानी कि काशी में पहुंचेगा। इसका जो एडिशन था याद कर लेंगे, वो काशी तमिल संगम का जो एडिशन था वो चौथा एडिशन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलो तमिल सीखें, तमिल कर कलम, इसका जो है वो चौथा एडिशन था और इसका ये थीम था, ठीक है। और मंत्रालय पूछे तो याद कर लीजिएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसने इसको जो है शुरुआत करी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखोगे तो भैया यहाँ पे ऑप्शन इसका जो है तीसरा ऑप्शन भी गलत है। इन्होंने कहा है कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। भैया इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका ये भी ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया, और यहाँ से मुझे लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है वो भी गलत है, पहला ऑप्शन जो है वो भी गलत है, दूसरा जो आपका ऑप्शन है सिर्फ यही सही है, तीसरा ऑप्शन भी यहाँ से गलत मुझे लग रहा है। तो इसका जो पहला संस्करण है वो संस्कृत मंत्रालय द्वारा नहीं, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो इसमें केवल और केवल 2 ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट हटा दीजिए, ये स्टेटमेंट हटा दीजिए, सिर्फ 2 ओनली 2, इसका सही जवाब जो होगा वो ओनली 2 होगा। मुझे लग रहा है कि टाइपिंग में एरर हो गया, तो इसका जो सही जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा होगा, ठीक है भाई। तो इसका जो पहला संस्करण था इसको याद कर लेंगे, 2022 नवंबर में शुरू किया गया था, ठीक है भाई। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसको याद रखिएगा। मिनिस्ट्री जो मंत्रालय है वो संस्कृत मंत्रालय देकर के आपको परीक्षा में कंफ्यूज करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी इसकी शुरुआत करी है। अभी हम लोग जब मंथली वाला रिवाइज करेंगे ना तो वहां पे डिटेल में पढ़ लेंगे, परेशान मत होइए। चलिए अगला है, इसका उद्देश्य क्या है? काशी से तमिलनाडु तक संस्कृत के उद्भव और विकास को सांकेतिक तौर पर पूरा करना। समापन इसका रामेश्वर में एक विशाल समापन समारोह के साथ खत्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला सवाल है क्या है? सरकार ने टैक्स रैम्स योजना शुरू करने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो टैक्स रैम्प्स जो है एक स्कीम शुरू करी है, उसके लिए पूछ रहा है उसके लिए कौन सी जो है कितनी धनराशि आवंटित की गई है। ऑप्शन है आपका 2380 करोड़, 3550 करोड़, 305 करोड़ या 205 करोड़, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हम लोग सही जवाब क्या है। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टैक्स रैम्स योजना के बारे में सबसे पहले समझिए, ठीक है। जो टैक्स रैम्स आपका स्कीम है भैया, ये आपके टेक्सटाइल सेक्टर के लिए स्कीम लाई गई है, ठीक है। जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर हैं उनमें इंप्रूवमेंट के लिए जो उनका टैक्स रिफॉर्म है उसके लिए लाई गई है। इसमें क्या किया जाएगा? द गवर्नमेंट लॉन्च द टैक्स रैम्प स्कीम टू स्ट्रेंथन द रिसर्च एंड इनोवेशन इन टेक्सटाइल सेक्टर। जो आपके टेक्सटाइल सेक्टर हैं, ठीक है, जो आपके कपड़े वपड़े वाले सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर हैं, उसके टैक्स के रिजीम में अच्छा इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इसमें इनोवेशन लाने के लिए, ठीक है, इसमें इनोवेशन हो सके और इसमें उच्च लेवल का रिसर्च हो सके। जैसे मैंने आपसे कल बताया था ना, ये सरकार जो है खादी के वस्त्रों पे भी काम कर रही है। कल वाले करंट अफेयर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके लिए लाया गया। सबसे पहले याद रखेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए है, शोध और नवाचार मजबूत करने के लिए लाया गया है। ये जो आपका फाइनेंशियल ईयर होगा 2025-26 से 2030-31 की अवधि के लिए है और कुल रुपए 305 करोड़ इसके हैं, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री के लिए है ये। दूसरा इसका जो ईयर है 2025-26 से 2030-31 तक, ये याद रखेंगे। ये इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऑप्शन में है तो उसके लिए मैंने आपसे बता दिया है, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके सामने है। वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट 2025 रिपोर्ट के अनुसार जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, ठीक है। अभी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार कह रहा है जकार्ता जो है, जकार्ता दुनिया का सबसे अधिक जो है आबादी वाला शहर है। इस रिपोर्ट में मुंबई को चौथा स्थान प्राप्त हुआ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। प्रयास करिए इसको आंसर देने का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी 1 और 2। 1 है ए है आपका केवल 1, केवल 2 बी, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, केवल 2। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए। देखिए अकॉर्डिंग टू UN वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2025 के बारे में बताया गया है, जकार्ता, ठीक है, इंडोनेशिया में जो है नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस सिटी, ये जो है
विश्व का सबसे जो है पॉपुलेशन सिटी यानी कि सबसे अधिक आबादी वाला शहर बन गया है। ठीक है, इसने टोक्यो जापान को पीछे छोड़ दिया है। किसको? इसके पहले जो सबसे पॉपुलेटेड सिटी था वो आपका टोक्यो था। ठीक है, टोक्यो जो जापान है वहां वो सबसे था। अब इसको पीछे छोड़ करके आपका जकार्ता जो है वो टॉप की पॉपुलेटेड सिटी हो गई है। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो जकार्ता की हो गई है। ठीक है भाई, तो इसको याद रखेंगे। थोड़ा सा और इसके बारे में देख लेते हैं। अब हम टॉप 3 सबसे अधिक पॉपुलेशन सिटी देखेंगे, मोस्ट पॉपुलर सिटी देखोगे टॉप 3 में, तो पहले पे आ गया आपका जकार्ता। यहां की जो पॉपुलेशन है 42 मिलियन है। फिर आपका बांग्लादेश की कैपिटल ढाका 47 मिलियन। ठीक है, फिर आपका टोक्यो जो है वो 33 मिलियन। ये 47 नहीं भाई, ये 37 कर लो। ठीक है, ये 37 है। ठीक है, उसके बाद टोक्यो आपका 33 मिलियन। और नई दिल्ली जो भारत की कैपिटल नई दिल्ली है वो आपकी चौथे स्थान पे है। और ऑप्शन में क्या दिखा था आपका? मुंबई। ठीक है, ऑप्शन में आपका क्या था? मुंबई। तो मुंबई वाला ऑप्शन आपका गलत था भैया। मुंबई नहीं, दिल्ली जो है भारत की राजधानी वो विश्व में 4th प्लेस पे आ गई है। इसको याद रखेंगे, न्यू दिल्ली रैंक्ड 4। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब था वो था आपका ऑप्शन बी, आंसर बी, यानी कि केवल 2। ठीक है भाई, तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। मुंबई के स्थान पे आप यहां हो जाएगा आपका दिल्ली। और इस तरह से आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत है, यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो होगा, ठीक है, सिर्फ और जो सिर्फ होगा, सॉरी माफ करिएगा, देखिए यही गलती हम लोग से परीक्षा में होती है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यही गलती परीक्षाओं में हम लोग करते हैं। तो भैया कौन सा सही नहीं है? सिर्फ और सिर्फ जो है ऑप्शन 2 सही नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 सही नहीं है, यानी कि केवल बी। ठीक है, क्योंकि मुंबई नहीं, वो आपका दिल्ली। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। ये सारा एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देख लिया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद की शीतकालीन सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, बताइए। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 ना 2। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि 1 और दोनों। देखिए भाई, 2025 का जो आपका संसद का शीतकालीन सत्र है, यानी कि जो आपका विंटर सेशन है भैया, वो 1 दिसंबर से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में चलेगा। ये बिल्कुल सही जवाब है। इस बार क्या किए जा रहे हैं? इस बार कुल 13 बिल जो हैं वो पेश किए जाने हैं। 13 बिल जो हैं वो पेश किए जाने हैं। अब आज इसको आप देखोगे, संसद चलने भी लग गया है, जिसमें आपका नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल होगा, एटॉमिक एनर्जी बिल होगा, कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल होगा, इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल होगा, और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बिल होने वाला है। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो आपके यूजीसी की जगह ले सकता है। किसकी? जो अभी यूजीसी संस्था है उसकी जगह ये कमीशन आ सकता है, वो बिल इसमें शामिल है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। तो ऑप्शन सही है जो आपका सी। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात क्या है, समझिए। ये तो चल गया। देखिए, प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हमारे संविधान में ये मेंशन है कि कम से कम संसद के 2 सत्र होने चाहिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम 2 सेशन 2 बैठकें होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, मिनिमम की बात करें तो 2 होने चाहिए, 6 महीने का मैक्सिमम गैप होने चाहिए उनके बीच में। ठीक है, और बाकी 3 सत्र हम लोग करते हैं। आपका एक विंटर मानसून और ये विंटर वाला। ठीक है, एक गर्मी में, फिर आप देखते हो कि इधर एक मानसून में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत के संसद का सत्र सरकार द्वारा बुलाया जाता है। भारत में कोई निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि विंटर में किया जाएगा, ठंडी में किया जाएगा, गर्म। ठीक है, कुछ निश्चित नहीं है, बस परंपरा एक बनी है कि भैया एक मानसून में कर लिया जाएगा, एक विंटर में कर लिया जाएगा, एक तो आपका जुलाई वगैरह में कर लिया जाता है। तो इस हिसाब से कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा संवैधानिक रूल नहीं है, एक परंपरा है, उसी इस अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखोगे तो आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द प्रोग्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, जो भारत का अनुच्छेद 85 है, संसद के सब सत्र को सत्रावसान और विघटन का उल्लेख करता है। ठीक है भाई, इसको याद रखेंगे। चलिए, आमतौर पे जो हमारे यहाँ होता है वो 3 सत्र होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका बजट सत्र होता है,
ठीक है। जो अभी इसके बाद वाला होगा वो आपका बजट सत्र होगा, जो आपके फरवरी से मई के बीच में होता है। फिर आपका मानसून सत्र होता है जुलाई से अगस्त के बीच में, और फिर आपका विंटर सेशन नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो समय पर संसद के प्रत्येक सदन का आह्वान करता है, ठीक है। हर बार राष्ट्रपति संसद के प्रत्येक सदन का जो समन करेगा, और संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका अर्थ है कि संसद एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठकें करेगी। याद कर लीजिएगा, कम से कम 2 बैठकें करेगी, बाकी 3 बैठक आमतौर पे यहां पे किया जाता है। अगला जो सवाल है, सरकार ने 1 दिसंबर 2025 को किस नई पहल के तहत सभी नए स्मार्टफोन में एक ऐप अनिवार्य कर दिया है? एक देखिए भैया, बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है, इस पे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका है? ऑप्शन आपका है डिजी कवच, संचार सारथी ऐप, सेंडेस या टी सेफ। इस पे आप लोग अभी देख रहे होंगे काफी कंट्रोवर्सी भी चल रहा है। सरकार ने सभी मोबाइल कंपनियों को बोला भैया कि आप पहले से इस ऐप को जो है फोन में प्री इंस्टॉल करके रखोगे। आइए इसके बारे में समझ लेते हैं, जिसका सही जवाब है आंसर बी। देखिए, एज पर गवर्नमेंट डायरेक्टिव द संचार सारथी, जो संचार सारथी है ये साइबर के अपराध, साइबर क्राइम से जो है उस पर लड़ने के लिए सरकार ने बताया भैया कि हमने एक साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम है संचार सारथी ऐप। ये सभी मोबाइल कंपनियों को बोल दिया भैया कि अब इसको आप प्री इंस्टॉल्ड करके रखोगे। जैसे आप मोबाइल फोन लाते हो उसमें देखते हो कई सारे ऐप जो होते हैं पहले से होते हैं, अब आपको संचार सारथी ऐप भी मिलेगा। हालांकि अभी सरकार की तरफ से बयान आया कि भैया आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हो, लेकिन वो तो बात की बातें हैं। अभी के लिए आप जान लो, इसका ऐप का नाम है संचार सारथी ऐप। साइबर सुरक्षा प्री इंस्टॉल किया जाएगा तथा इसे हटाया नहीं जा सकेगा। अभी तक जो प्रावधान है वही कि इसको आप हटा नहीं सकते, हालांकि अभी बयान आया है कि इसको आप हटा सकते हो। उद्देश्य क्या है? चोरी खोए फोन को ट्रैक करना। मान के चलिए आपका फोन चोरी हो गया तो आप उसे ट्रैक कर पाओगे, और फर्जी कॉल या मैसेज की शिकायत करना। मंत्रालय कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी आपका मंत्रालय है, उसके माध्यम से इस ऐप के बारे में लॉन्चिंग करी गई है, ठीक। अगला है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? एशिया पावर इंडेक्स 2025 कह रहा है भारत ने एशिया पावर इंडेक्स 25 में तीसरा स्थान हासिल किया है, ठीक है। कौन? भारत ने इसमें पावर इंडेक्स में 3rd प्लेस जो है हासिल किया है। अमेरिका की बात करें तो 81.7 के स्कोर के साथ सबसे मजबूत शक्ति बना हुआ है। अमेरिका जो है एशिया की सबसे मजबूत शक्ति बना हुआ है। सबसे पहले समझिए भाई, अमेरिका आपका एशिया में आता है कि नहीं आता है, इसके बारे में सोचने वाली बात। चलिए, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपका केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना तो 1 ना ही 2। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1। देखिए, अमेरिका केवल एशिया में नहीं, एशिया की बात अगर छोड़ दो तो अमेरिका ओवरऑल, यहाँ एशिया डालो, अमेरिका जो है वो विश्व की सबसे मजबूत शक्ति बना हुआ है। ये स्टेटमेंट सही, ठीक है। चलिए, हम लोग इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। एशिया पावर इंडेक्स जो है ये आपका हाल ही में जारी किया गया है, जिसमें एशिया पावर इंडेक्स 25 में तीसरा स्थान स्कोर जो है भारत का है। भारत इसमें जो है 3rd प्लेस पे है। किसमें? भारत का जो स्थान है इसमें वो है आपका 3rd, को याद कर लीजिएगा। और हम किस कैटेगरी में आते हैं? मेजर पावर कैटेगरी में आते हैं। कभी कभी आपके एग्जाम में ये कैटेगरी पूछ लेता है कि भारत की कैटेगरी क्या है, तो भारत की जो कैटेगरी है वो मेजर पावर की कैटेगरी है, ठीक है। किसने इसको रिलीज किया है? तो लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया ने इसको रिलीज किया है। 27 देशों को इसमें शामिल किया गया है। इस जो इंडेक्स है इसमें 27 देशों को शामिल किया है। यूएस जो है ओवरऑल, सिर्फ एशिया में ही नहीं, पूरे विश्व में जो यूएस है वो टॉप किया है 81.7 स्कोर के साथ। उसके बाद चाइना आता है, फिर आपका इंडिया आता है। तो ये टॉप 3 नेशन है, वर्ल्ड के टॉप 3 नेशन है। इसमें भारत के जो रैंक है वो तीसरा है। ये 7वां एडिशन था, ठीक है, 7वां एडिशन था इस इंडेक्स का, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के तौर पे पहचान किस शहर को प्राप्त हुई है? विच सिटी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। अब इसके समझिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी है क्या। मान के चलिए ये आपका शहर है, मान के चलिए आपका शहर प्रयागराज, ठीक है। अब एक ही शहर में या लखनऊ है राजधानी आपके उत्तर प्रदेश की, एक ही शहर में आपका फाइनेंस से संबंधित हर काम हो जाए। मान के चलो आपका बैंकिंग का भाई काम यहीं से हो जा रहा है, ठीक है, आपके लोनिंग का भी काम यहीं हो जा रहा है, हर तरीके से जो भी फाइनेंस से संबंधित काम आपको पड़ रहा है सब कुछ एक ही जगह से हो जा रहा है। ऐसी कौन सी भारत की पहली शहर बनी? ऑप्शन आपका विशाखापट्टनम, चेन्नई, अमरावती या हैदराबाद, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं क्या इसका सही जवाब है।
तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, अमरावती। अमरावती हैज बीन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनी है वो बन गई है आपकी अमरावती, इसको याद रखेंगे। मार्किंग अ मेजर शिफ्ट इन द कंट्रीज इकोनॉमिक लैंडस्केप। ठीक है, किसने अनाउंस किया है? आपकी जो है निर्मला ताई जी ने इसका अनाउंसमेंट किया है। और अमरावती हैज बिकेम अ यूनिफाइड डेस्टिनेशन फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल बॉडीज। अब भैया आप अमरावती जाकर के सभी फाइनेंस का काम, सभी बैंकिंग का काम एक ही जगह से कर सकते हो। बड़ा इंपॉर्टेंट करंट था ये। ठीक है भाई, चलिए, हाल ही में खबरों में रहा NUDG न्यूज कैंपेन। ठीक है, ये किससे संबंधित है, किसने शुरू किया है, या आप इसे नज कह लो, नज या न्यूज। ठीक है, ये किससे संबंधित है? नज कैंपेन किससे संबंधित है आपको बताना है। जो न्यूज में रहा है RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सेबी, इनसे किससे संबंधित है? नज कैंपेन। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका जो सही जवाब हो वो है ऑप्शन सी, CBDT। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट जो है हैज लॉन्च द नज कैंपेन टू प्रमोट वॉलंटरी एंड टाइमली करेक्शन इन द इनकम टैक्स फाइलिंग। देखिए, अभी जब आप ITR फाइल करते हो, ठीक है, अभी जब आपको नौकरी वोकरी मिल जाएगा तो आप इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करोगे, तो उसमें कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे जो उसमें हैं अलग अलग तरीके के उसमें प्रावधान होते हैं, तो कई बहुत मिस होता है चीज़ों को। उसको ठीक करने के लिए नॉन इंस्ट्रक्टिव यूजेज ऑफ डेटा गाइड एंड इनेबल। नॉन इंस्ट्रक्टिव मतलब आप आसानी से चीज़ों को यूज कर पाए, उसके लिए CBDT ने आपको लॉन्च किया है नज। भारत में CBDT क्या है? ये भारत में जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसके प्रशासन की सर्वोच्च संस्था है, इसको याद रखेंगे। तो ये जो नज स्कीम था CBDT द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए, नई चेतना 4.0 के संदर्भ में विचार करिए। नई चेतना 1 महीने का राष्ट्रीय अभियान है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। अभियान का उद्देश्य है ग्रामीण भारत में सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप को मोबिलाइज करना। ऑप्शन है आपके सामने, A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, और D ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, नई चेतना 4.0 के बारे में क्या सही जवाब है कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो सही जवाब है आंसर B यानी कि केवल 2। नई चेतना 4.0 जो है 1 महीने का नेशनल कैंपेन है जिससे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है। कौन? MORD ने दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल के तहत इसको लॉन्च किया है, इसको याद रखेंगे। तो यहां जो आपका ऑप्शन A था वो था आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तो ऑप्शन गलत था। मिनिस्ट्री ऑफ जो आपका कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ ने जो रूरल डेवलपमेंट इसको लॉन्च किया है। ये क्या है? रूरल लिवलीहुड को बढ़ाना, रूरल लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है ताकि जो ग्रामीण के लोग हैं उनको अलग अलग तरीके के पोषण अभियान या रोजगार, उनके रोजगार स्तर को, उनके पोषण स्तर को, उनके न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाया जा सके, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने इसको चालू किया है। क्या? टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, ताकि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सके, वुमेन सेफ्टी, डिग्निटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड कम्युनिटी लेड एक्शंस अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। द कैंपेन एम्स टू मोबिलाइज सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स इन रूरल इंडिया। जो आपके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप आपके रूरल एरिया में काम कर रहे हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की 34वीं जो महासभा में भारत को किस अवधि के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? फॉर विच पीरियड हैज इंडिया बीन री इलेक्टेड 34th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IMO। ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है आपका 26 से 27, 26 से 28, 27 से 29 या 27 से 28। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जिसको सही जवाब है वो है आपका A। देखिए, भारत को लंदन स्थित इंडिया हैज बीन री इलेक्टेड टू द काउंसिल ऑफ द लंदन बेस्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO इन कैटेगरी B फॉर द बाइएनियम टर्म 2026 to 27 विथ द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। देखिए, सबसे पहले जानिए कि इसका जो IMO का हेडक्वार्टर है वो आपके लंदन में है, और भारत जो है 2026-27 के लिए फिर से द्विवार्षिक 2 सालों के लिए इसमें री इलेक्टेड हुआ है, और भारत को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इसमें री इलेक्शन के लिए। IMO के बारे में पढ़ लीजिए। इसकी स्थापना जो है वो 17 मार्च 1948 को हुई है। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में है। सेक्रेटरी जनरल इसके जो है आर्सिनो डोमिनियोगी है। ठीक है, डोमिनियूज। ठीक है, देखना भैया, लोग का नाम बड़ा अजीब सा रहता है। भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया टूरिज्म डेटा कलेक्शन 2025।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसका 66 जो है एडिशन जो है जारी किया गया है। महाराष्ट्र ने 2024 में 3.71 मिलियन विदेशी पर्यटक यात्राएं दर्ज की हैं। ऑप्शन है आपका पूछ रहा है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। ऑप्शन है केवल एक या केवल दो, एक और दो दोनों, या ना तो एक न ही दो। ठीक है, चलिए सही जवाब इसका देखते हैं। जो सही जवाब है आंसर आपका एक और दोनों, यानी कि दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भारत पर्यटन डेटा संग्रह 2025 का 66 जो एडिशन जो है उसको जारी किया है। महाराष्ट्र ने इसमें 3.7 मिलियन विदेशी पर्यटक जो है यात्राएं करी है, जो भारत की सबसे अधिक देखने जाने वाली गंतव्य के रूप में उभरा है। इसके बाद कौन है? पश्चिम बंगाल, यानी कि टॉप पे देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र है, फिर आपका वेस्ट बंगाल है और फिर आपका यूपी है। यूपी कैसे पे भैया? थर्ड पे आपका यूपी है, जो आपके तीसरे स्थान पर रहा है। घरेलू पर्यटन के मामले में देखोगे, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक टूरिज्म के मामले में देखोगे तो आपका यूपी ने टॉप किया है। ठीक है, फिर आपका तमिलनाडु ने टॉप किया है, उसके बाद आपका कर्नाटक ने टॉप किया है। ठीक है, कर्नाटक ने डोमेस्टिक टूरिज्म में यूपी टॉप पे है। ओवरऑल देखोगे तो आपका विदेशियों के मामले में तो आपका महाराष्ट्र टॉप पे है, इसको याद रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी ऑल कंपोजिट एयर फ्रेम टू सीटर विमान कौन सा है? विच इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑल कंपोजिट एयर फ्रेम टू सीटर एयरक्राफ्ट? ठीक है भैया, भारत ने अपना पूरी तरह से टू सीटर जो है एयरक्राफ्ट बना लिया है। आराम से इसका नाम क्या रखा गया है? सारस 2, गरुड़ 3, हंसा 2 या बाज 2? सही जवाब कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आप लोग का। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहा है। ऑप्शन आपका जो है वो है ऑप्शन सी। देखिए, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने हंसा 3 NG ट्रेनर विमान के उत्पादन संस्करण का अनावरण किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी ऑल कंपोजिट एयर फ्रेम 2 सीटर विमान है। ठीक है, अब आप लोग 2 सीटर समझ करके हंसा 2 पर टिक मत कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो है हंसा 3। कौन किसने लॉन्च किया है? यूनियन मिनिस्टर आपका जो जितेंद्र सिंह जी हैं उन्होंने लॉन्च किया है इसको। कहां पे? आपके CSIR बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। SDAL और CSIR के बीच में समझौता हुआ है, उसी समझौते के तहत भैया इसको लॉन्च किया गया। नाम क्या है इसका? हंसा 3। ऑप्शन क्या सही था इसका? ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग ने कुल 14 क्वेश्चन देखे हैं जो पिछले 2 और 3 दिसंबर के करंट अफेयर पे आधारित थे। और ये करंट की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, टेलीग्राम में जाकर के HN एग्जाम्स के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और अगर आपको मंथली PDF चाहिए जो आपको 149 रुपए के सब्सक्रिप्शन में पूरे महीने आपके एग्जाम तक हर महीने एक PDF मिलता है, आपको क्या करना है? ऐप डाउनलोड कर लीजिए, UPPSC वाले सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे करंट अफेयर वाला बैच दिखेगा जिसकी फीस जो है मात्र 149 रुपए है। जिसको आप इस बैच को ले लेंगे, यहाँ पे डेमो देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको डेमो दिख जाएगा जिसमें आपको जनवरी का डेमो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। हर महीने आपको एक PDF मिल जाया करेगी जो टू दी पॉइंट नोट्स रहेंगे करंट के पे। इसके बाहर आपके एग्जाम में सवाल नहीं बनते हैं। ठीक है, या इसी तरह आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा, हिंदी में मिल जाएगा। और मंथली करंट अफेयर की जो क्लासेस होंगी आप जाकर के यूट्यूब पे जिस चैनल पे आप अभी हैं इसी के जो है प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो आपको मंथली वाला मिल भी जाएगा। यहाँ मैंने पढ़ाया हुआ है, ये आपका अक्टूबर तक हो गया है, अब इसके बाद आपको उसके आगे के पार्ट्स मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, तो करंट अफेयर आपको बाय कैसे करना है? बाय करने के लिए आप ऐप पे जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करिएगा, इसको स्किप कर लीजिएगा। स्किप करने के बाद यहाँ पे कोड लगा लीजिएगा। 149 में आपको 1 साल तक करंट अफेयर मिलता रहेगा। देखिए, आपके एग्जाम के लिए करंट और PYQ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर आप हमारे PYQ वाले बैच जुड़ना चाहते हैं, जहां हमारी टीम आपको प्रॉपरली UPPSC द्वारा कराए गए पिछले 10 सालों के PYQ प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है, पूरा का पूरा आपको PYQ मिलता है, साथ ही साथ उस PYQ का हर ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन मिलता है, तो आप ये वाला बैच बाय कर सकते हैं। आप चाहें तो करंट और PYQ का कॉम्बो भी ले सकते हैं, जो आप इसके वीडियो डिटेल में जाएंगे कॉम्बो में। ठीक है, तो यहाँ के सब कोर्सेस में आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको करंट भी मिल जाएगा, PYQ भी मिल जाएगा। इसके बाय नाउ पे जब क्लिक कर लेंगे, यहाँ से स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप इस पे जब कोड लगाएंगे तो 299 में, यानी कि मात्र 150 रुपए में आपको PYQ और 150 रुपए में करंट 1 साल तक आपके पास ये बैच रहने वाला है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO-ARO की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे AHC वाले फोल्डर में जाकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट RO-ARO का भी बैच ले सकते हैं। अगर आप ये बैच ले लेंगे तो आपको अलग से जो है करंट अफेयर नहीं लेना पड़ेगा, इसमें आपको करंट भी मिल जाया करेगा। ठीक है,
तो ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन इसकी वैधता सिर्फ आपके एग्जाम तक होगी। जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उसके कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगी। मात्र 299 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बाकी इस क्लास को जरूर देखा करिए। इसमें हम लोग टॉप के एमसीक्यू लाने का प्रयास करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करना है तो बहुत मिनिमम शुल्क है, बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास के साथ, अगले दिन के करंट अफेयर के साथ। मंथली करंट अफेयर अक्टूबर वाली आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए शुभकामनाएं।